नमस्कार दोस्तों, आज हम भोपाल के सबसे बड़े हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। और आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं और चर्चा करा रहे हैं हमारे डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव से, जो आज 2.5 साल से अधीक्षक हैं हमीदिया के और बहुत ही नेक और बहुत ही सज्जन इंसान हैं। और अभी कुछ समय पहले हम जब जांच के लिए आए और जब हमने यहाँ देखा कुछ एक हादसा हुआ था एक मरीज़ के साथ, उसका इलाज सही नहीं हो पा रहा था, कुछ डॉक्टर उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे और बहुत गलत तरीके से बात कर रहे थे। तो तब हमारे सामने एक नया नाम आया जिसको बोलते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव साहब। तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने हमारी देखभाल की और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाया और बहुत अच्छा उनके साथ रिस्पॉन्स दिया गया और उन मरीज़ों की अभी 2-4 दिन पहले छुट्टी हुई है। तो आइए हम ऐसी शख्सियत से जो भोपाल शहर के अंदर अच्छे लोग भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, मैं ये नहीं बोलता कि हमीदिया बेकार है, लेकिन मेरा मानना है कुछ चंद डॉक्टर ऐसे हैं जो मरीजों के साथ बहुत ही बदसलूकी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। और ऐसी कई जानकारियाँ हम यहाँ आज आपको बताने आए हैं डॉक्टर श्रीवास्तव साहब से मिलकर कि आज के टाइम में जो लोग परेशान हो रहे हैं, आज उनको एडमिट कर लिया जाता है और उनके साथ बहुत बदसलूकी होती है। आखिर इसकी वजह क्या है और ये दवाएं आखिर कहाँ जा रही हैं जो जनता के लिए हमीदिया के अंदर लाई जाती हैं और उन लोगों को नहीं दी जाती हैं जो यहाँ पर एडमिट होते हैं, उनका देखभाल नहीं। आखिर वो दवाएं कहाँ जा रही हैं, क्या वजह है और आयुष्मान का क्या मतलब है, आयुष्मान से कितना इलाज किया जा रहा है, कितनी दवाएं दी जा रही हैं। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक सज्जन इंसान से मिलवाने जा रहे हैं, उनका क्या कहना है इस मामले में और हमीदिया के लिए और हमीदिया के डॉक्टरों के लिए और यहाँ के मरीजों के लिए हमारे श्रीवास्तव साहब की क्या सोच है, क्या सोच रखते हैं उन गरीबों के लिए। लेकिन हमारा मानना है और ये हम अपने हिसाब से आपको बात नहीं कर रहे, ये बात हकीकत है। जो डॉक्टर साहब ने यहाँ करा है हम वही बयान कर रहे हैं जो हमने जांच में उठाया। हम भी यही सोचेंगे और यही बोलेंगे कि अगर ऐसे डॉक्टर श्रीवास्तव साहब जैसे हमीदिया में ऐसे और डॉक्टर हो जाएं तो शायद मेरा मानना है हमीदिया नहीं रहेगा और वो मरीज नहीं रहेंगे। हर तरह से उनकी देखभाल की जाएगी और उनको मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। तो आइए मैं आपकी मुलाकात हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव से करवाता हूँ। तो एक चर्चा, एक मुलाकात, यानी बोला जाए ख़ास मुलाकात हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव साहब से। तो आइए कुछ चंद सवाल और एक सवाल और भी रहेगा, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि यहाँ इसको अत्याचार नहीं बोलेंगे जो लोगों पे हो रहा है, दरवाजे जो डॉक्टर कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको बोलेंगे उनका व्यवहार। लोग सीख देते हैं, हमारे माँ बाप सीख देते हैं, सबसे पहले सीख ये देते हैं कि बेटा हमें किससे कैसी बात करना है। तो एक चीज़ और भी है, वो मेरा मानना है, अगर ये व्यवहार कुछ डॉक्टर हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, और भी डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से हमीदिया चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे डॉक्टर अगर श्रीवास्तव साहब भी हैं और भी कई डॉक्टर हैं जिससे हमारी चर्चा हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है, मैं सबको गलत नहीं कह रहा, लेकिन उन डॉक्टरों की वजह से आज मरीज परेशान है, यहाँ तक कि हमीदिया खुद परेशान है और हमीदिया के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो खुद परेशान हैं। क्यों? लेकिन ऐसी लैंग्वेज मरीजों के साथ नहीं करना चाहिए। तो आइए मैं डॉक्टर साहब से कुछ चंद बातें करता हूँ और आप लोगों से रूबरू कराता हूँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए आप सबसे पहले कि आपको हमीदिया में आए हुए कितना समय हो गया? तो मैं तो यहाँ अभी 2.5 साल से अधीक्षक के पद पे हूँ और बराबर काम कर रहा था। अभी कुछ दिनों से मैं अब टीबी हॉस्पिटल का सुप्रिटेंडेंट हो गया हूँ, यहाँ पे किसी अन्य डॉक्टर की स्थापना करी।
तो टीबी हॉस्पिटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो टीबी हॉस्पिटल अपना ईदगाह का, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट हैं। तो आपका हमीदिया को लेके आपका क्या मानना है यहाँ के डॉक्टरों को लेके? अभी जैसे कि कुछ चंद दिनों पहले की बात है, मैं अभी अपनी जनता को भी रूबरू करा चुका हूँ कि अभी कुछ समय पहले की बात है, जब मैं यहाँ आया था, एक केस मेरे पास आया था कि खान साहब ऐसे थे, मेरे परिवार के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, यहाँ के डॉक्टर बहुत बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनका सही इलाज नहीं कर रहे हैं। तो उसमें आपका भी नाम आया, तो उन्होंने बताया कि आपने बहुत सपोर्ट करी उन लोगों की और वो बेचारे बहुत परेशान थे। तो हमारा मानना है डॉक्टर साहब आप भी वही हैं और डॉक्टर भी वही हैं, उनमें आप में बहुत फ़र्क है। तो उन डॉक्टरों के बारे में, उन मरीजों के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ आप बताइए। नहीं, जैसा आपने अभी कहा ये बिल्कुल सही है, हम इस चीज़ को स्वीकारते हैं। हमारे यहाँ योग डॉक्टर बहुत इसमें जो हैं, अच्छे डिग्री वाले हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं। पर ये बात भी दूसरी तरफ सही है कि कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके व्यवहार के कारण मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, या यूँ कहिए कि जो मरीजों की एक्सपेक्टेशन था डॉक्टर से वो उनको पूरा नहीं किया है। तो इस तरह की कई शिकायतें हमारे पास आई है, और मैंने जो उसमें एनालाइज करके देखा है कि मरीजों की जो शिकायतें हैं वो जेन्युइन हैं। कुछ सुधार जो है हमें अपने चिकित्सकों के व्यवहार में करना अत्यधिक आवश्यक है। डॉक्टर की डिग्री लेना एक चीज़ होता है और व्यवहारिकता में उसको पार्टिक करना एक अलग चीज़ होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि कुछ डॉक्टरों के व्यवहार के कारण मरीज बेचारे परेशान हुए हैं। मेरे काफ़ी शिकायतें आई हैं, हमने उनको समझाई दी है, और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, प्रशासक भी हूँ, तो हमें यह अनुभव होता है कि इनके ट्रेनिंग के टाइम से ही, जब ये स्टूडेंट रहते हैं डॉक्टर लोग, उस टाइम ही इनको बहुत ज़रूरी है कि ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिसमें उनको बिहेवियर थेरेपी सिखाई जाए, कैसे मरीजों के साथ व्यवहार करना है, कैसे डील करना है, इसका ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि डॉक्टर योग हैं, डिग्री है, सब है, लेकिन प्रॉपर मरीज से कम्युनिकेशन ना होने के कारण कई दफ़े बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो सिर्फ कम्युनिकेशन सही ना होने के कारण मरीज परेशान होता है। तो इसकी ट्रेनिंग के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और बीच बीच में ट्रेनिंग देते भी हैं, क्योंकि बच्चे डिग्री लेके सीधे आ जाते हैं और सीधे मेडिकल कॉलेज में एक कॉम्प्लिकेटेड केसेस के साथ फेस करते हैं, तो उन्हें इस चीज़ की बिहेवियर थेरेपी की दिक्कतें होती हैं। तो सभी जो हमारे साथ के साथी डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं, जो मरीज भी देख रहे हैं, उनसे भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि जो भी छात्र यहाँ आते हैं ट्रेनिंग करने, उनको बहुत ज़्यादा इस मामले में ट्रेनिंग दिया जाए कि मरीज़ के साथ व्यवहार कैसे किया जाए, इसके लिए प्रयास अभी जाते हैं। तो ये आपका कहना सही है कि मरीज़ इस वजह से परेशान होते हैं, तो कई दफ़े हम लोग खुद बीच में इंटरफेयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें ना हो, लेकिन जो आपका कहना सही है कहीं भी इस तरह की घटनाएँ हुई। देखिए, आपने अभी जो बात कही बहुत अच्छी कही डॉक्टर साहब, लेकिन अभी अगर हम देखें और इस बात को मानें, इसको तो काफ़ी अर्सा हो गया। कई डॉक्टर आए, कई डॉक्टर चले गए, लेकिन मरीज वहीं वहीं रहा और हालत बद से बदतर होते गए, और आज भी हमीदिया की हालत बद से बदतर ही है। ये शायद आप भी मानते हैं इस बात को, बहुत बद से बदतर है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, इतने बद से बदतर हैं कि जैसे कि अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि ये हमीदिया जो है भोपाल शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। गरीब गाँव से आते हैं, जगह जगह से आते हैं, और ये सोच के आते हैं कि उनका इलाज हमीदिया में बहुत अच्छा होगा और हम वहाँ जाएंगे तो हमारी देखभाल भी अच्छी होगी। तो लोग प्राइवेट में नहीं जा पाते, लेकिन आज हमीदिया से ज़्यादा लोगों ने प्राइवेट को अंजाम दे दिया कि प्राइवेट में इलाज अच्छा हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्राइवेट में तो सिर्फ धूल निकलती है, इतना वो नहीं हो पाता, इलाज तो अच्छा होता है। तो हमारा मानना है कि हमीदिया में उसी तरह से काम हो जिस तरह से प्राइवेट में हो रहा है, और एक हमीदिया का जैसे कुछ सालों पहले नाम था फिर से वैसे ही नाम हो आप जैसे डॉक्टरों की वजह से। और हमें उम्मीद है आप जैसे डॉक्टर आगे बढ़ेंगे तो हमीदिया नहीं रहेगा, मरीज नहीं रहेंगे। यकीन मानिए ये हॉस्पिटल डंके की चोट पे चला जाएगा। तो मेरा मानना ये डॉक्टर साहब कि जैसे मरीज आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो उनको कहीं बाहर की दवा लिख के दी जा रही है, कहीं एक्सरा बाहर का लिखता जा रहा है, कहीं कोई सी दवा बाहर की लिखते। तो हमीदिया का मकसद क्या हुआ और उसके इलाज का मकसद क्या हुआ, वो दूर से यहाँ तक आ रहा है और उसको बाहर तक पहुँचाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ये दवाएं कहाँ जा रही हैं, आखिर वजह क्या है, और ये दवाएं मरीजों को क्यों नहीं मिल पा रही, और ये दवाएं किसके खाते में जा रही हैं, प्लीज। देखिए, आपने इसकी जो बात कही, मेरा ये मानना है कि देखिए हमीदिया अस्पताल पहले से ही अच्छा अस्पताल था, ऐसा नहीं है। अभी भी यहाँ इलाज सर्वोच्च स्तर का है, पर ये बात भी सही है
कि कुछ एक की वजह से, ज़्यादातर डॉक्टर पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं, पर ये बात सही है कि कुछ एक के कारण इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं जो इतने अच्छे किए कायद से पानी फेर देते हैं। इसके लिए मैंने फिर कहा आपसे कि इसमें हम भी दोषी हैं, प्रशासक के स्तर पर भी दोष है, टीचर के स्तर पर भी सुधार की जरूरत है, जूनियर डॉक्टर के स्तर पर सुधार की जरूरत है, कर्मचारियों को ट्रेनिंग की जरूरत है। क्योंकि देखिए ये जो अस्पताल होता है ये एक कंबाइंड इफेक्ट होता है सब चीज़ों का। इसमें कोई अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें हमारी नर्सें बहनों का भी योगदान होता है, इसमें वार्ड बॉय का भी होता है, कीपर का भी होता है, सुपरिटेंडेंट का भी होता है, कंसल्टेंट का भी होता है। तो ये सबका एक आपस में मिला जुला प्रभाव होता है जो परिलक्षित होता है अस्पताल की इमेज बनाने में। तो इसमें मेरा ये कहना था कि हर स्तर पे, जैसे आपने कहा इसमें कुछ बातें मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं कि उस तरह की जो एक सेटिस्फेक्शन मरीज को अस्पताल में मिलना चाहिए वो चीज़ शायद नहीं हो पा रही है। और उसके लिए ही हमने जब तक मैं था पूरा प्रयास किया हर स्तर पे कि मरीज को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, दवाइयाँ तो ऐसा है जो आयुष्मान योजना हमारी चलती है उसमें तो पूरी दवाइयाँ फ्री रहती हैं, इलाज फ्री रहता है, कभी इस तरह की शिकायतें नहीं आती। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब डॉक्टर साहब एक बात काट रहा हूँ मैं आपकी। जी जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात करी आयुष्मान कार्ड। जी मान लीजिए आयुष्मान कार्ड ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पास नहीं है, तो उनके लिए क्या है? जी जी बिल्कुल सही आपने कहा, वही मैं कहने जा रहा था। समस्या वहाँ नहीं आती, समस्या वो आती है कि इंसान गरीब है, उसके पास आयुष्मान भी नहीं है, अब पैसे भी नहीं है दवाई खरीदने के, वो आदमी कहाँ है? ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी चैलेंज है जो हम लोग को देखना है। हम लोग क्या करते हैं, अभी जो दवाइयाँ हम लोग को कॉर्पोरेशन से नियम ये होता है कि 80% दवाइयाँ शासन खरीद के देती है और 20% से अपने को लोकल परचेज करने पड़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ दवाइयाँ जो मरीज की जरूरत है वो समय पे अगर सप्लाई पे नहीं आई तो हम लोग की मजबूरी बन जाती है कि फिर वो दवाइयाँ मरीज को या तो वो कहीं से इंतजाम करें या फिर उसकी कहीं ना कहीं से हम लोग व्यवस्था करते हैं। पर यह हर केस में नहीं हो पाता, जिससे ये बिल्कुल सही है कि कुछ मरीजों को तकलीफ हुई है। प्रयास हम लोग को जारी रहता है किसी भी ढंग से उनकी पूर्ति करना। पर ये पॉइंट पे मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे मरीज जो बेचारे दवाई खरीदने की क्षमता नहीं है और जिनके पास आयुष्मान नहीं है, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाना चाहिए, जिसकी मैंने पूरे प्रयास किए थे कि इनके लिए भी एक अलग इस तरह का पैकेज हो कि भले कार्ड नहीं है लेकिन उनको दवाइयाँ फ्री मिलें। वर्तमान में जो व्यवस्था है वो ये है कि जो दवाइयाँ अस्पताल में होती हैं हमारे पास वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अब जो नहीं है उसके लिए जो थोड़ा तो दिक्कतें होती है, इस बात का डॉक्टर सवाल होता आपसे, जैसे भोपाल का जो भी व्यक्ति है वो तो यहीं का है, तो वो इस चीज़ को समझता है कि पास घर है तो चला जाता है। जी जी। लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे हैं, वो ये जो अपने रेन बसेरा बना के रखा है हमारे हिसाब से, वो रेन बसेरा उन लोगों के लिए किसी काम का नहीं। वो रेन बसेरा एक हमीदिया में अच्छा बनना चाहिए जिससे लोगों को सहूलत हो, परेशानी ना हो। वजह ये है कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, उनको कोई कष्ट ना हो। देखिए हम किसी की भी मदद करते हैं तो ये सोच के करते हैं किसी को कष्ट ना हो, कोई परेशानी। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है और आपकी क्या सोच है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए ये प्रदेश का बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ दूर ग्रामीण क्षेत्र के मरीज आते हैं, मरीज के साथ उनके अटेंडेंट जाते हैं। मरीज को तो हमने भर्ती कर लिया, अब प्रश्न भी उठता है उनका अटेंडेंट कहाँ जाए। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है जो रैन बसेरा में हम लोग उनको रुकवाते हैं वो उतनी अप टू द मार्क नहीं है कि एक आदमी अपने कायदे में रुक के और पूर्ण रूप से अच्छे से रह सके। उसके लिए प्रस्ताव ये था कि हमारे जो पीछे आपने अगर ध्यान दिया और ढलान पे जो ये पक्ष बोर्ड की जमीन थी वहाँ पे ये संस्था ने इस तरह का प्रस्ताव दिया था कि यहाँ पे इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन किया जाए जो आने वाले ऐसे गरीब मरीजों को जिनके रहने की व्यवस्था नहीं है, जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, उनको रुकने की व्यवस्था हो। तो वो कार्य अभी प्रचलन में है। अगर वो बन जाता है तो हमारे ख्याल से बहुत बड़ी योगदान होगा मीडिया के लिए कि जो अटेंडेंट डॉक्टरों को रुकने खाने पीने की व्यवस्था होगी, जो रैन बसेरा है बेटर। अभी जो व्यवस्था है वो उतनी अप टू द मार्क नहीं है, पर फिर भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि मरीजों को तकलीफ ना हो, अटेंडेंट को तकलीफ ना हो। हमारे यहाँ एक NGO काम करते हैं यहीं पे, वो लोग ख्याल करते हैं उनको खाने की व्यवस्था का है। उनको एक हम लोगों ने वो बना रखा है सार्वजनिक उसका नहाने धोने का, वहाँ पर उनकी व्यवस्था हो जाती है। खाने पीने की व्यवस्था ये NGO से मिल जाती है। साफ सफाई की व्यवस्था हम लोग करवाते हैं। इस तरह से अभी किसी ढंग से उनका काम चला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल और था आपसे कि ये तो हम भी मान रहे हैं, लोग भी मानते हैं इस बात को कि कोई जब अपना मारता है तभी लोगों को तकलीफ होती है, प्रॉब्लम में आते हैं, परेशानी होती है। दूसरे तो चार आंसू बहा के चले जाते हैं।
लेकिन जब अपना मरता है तभी तकलीफ होती है कि हाँ उस चीज़ का दर्द उसको एहसास होता है। तो डॉक्टर भी और बताइए, आप लास्ट सवाल हमारा है आपसे कि पोस्टमार्टम में इतना टाइम क्यों? जो वक्त के अंदर काम हो रहा है उसको वक्त के हिसाब से इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? ये भी एक जो सवाल आप बता रहे हैं बिल्कुल ये भी सुनने में आता है कि डेड बॉडी को बहुत देर तक पोस्टमार्टम में रखा जाता है। पोस्टमार्टम का काम एक्चुअली 2 ढंग का है। यहाँ पे हमारे पोस्टमार्टम संस्थान है फॉरेंसिक मेडिसिन का, एक्चुअली ये उनके अंतर्गत होता है, लेकिन फिर भी जो हमें इसके बारे में जानकारी है, एक तो ये कि जैसी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आती है तो उसमें पंचनामा होना जरूरी है। तो एक तो प्रोसेस ऑफ पंचनामा में टाइम लग जाता है। तो जब तक पुलिस पंचनामा करके डॉक्यूमेंट डॉक्टरों को नहीं देती, डॉक्टर उसमें हाथ नहीं लगाते। तो हमने जो यहाँ अध्ययन किया है, जो ऑब्जर्व किया है, उसमें हमें देखा पंचनामा में देरी होती है। लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पोस्टमार्टम तो तब करेंगे जब पंचनामा होगा। तो पहला पंचनामा काम होता है पुलिस का। ये तो डिले इसमें होता है, पंचनामा अगर देर से हुआ तो फिर डॉक्टर देर से आते हैं। दूसरा ये, चूँकि यहाँ ये पूरे भोपाल जिले का एक ही मॉर्चरी स्टेट है, तो यहाँ नंबर ऑफ डेड बॉडी भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से भी टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब जितने एक साथ अगर 10-12 डेड बॉडी हैं तो उनको निर्वहन में उनका पोस्टमार्टम करने में टाइम लगता है। तीसरा ये भी है, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे पास कम है पोस्टमार्टम वाले, तो फॉरेंसिक वाले भी हैं, तो उसकी वजह से भी ये होता है कि एक डॉक्टर को ज़्यादा लोड पड़ता है, पोस्टमार्टम वाला लेट होता है। पर फिर भी इसकी व्यवस्थाएँ सुधारी जा सकती हैं। ये बात भी हम सहमत है, क्योंकि जिस मरीज़ की बॉडी, जिस मरीज़ के रिलेटिव की बॉडी है, उसका उससे भावनात्मक लगा होता है, परेशान होते हैं। बाई चांस मरीज़ की बॉडी को दूसरी जगह ले जाना है तो वो अगर टाइम पे टाइम हो जाता है तो उनको जाने में दिक्कत जाती है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो उनकी फिर हम लोग व्यवस्था करवाते हैं। अगर बाहर ले जाने की स्थिति में तो यहाँ मॉर्चरी कूलर होते हैं, वहाँ डेड बॉडी रखवा देते हैं जिससे कुछ दिन में जा सके। या आसपास का कोई अगर एरिया है जहाँ भेजना है तो हम लोग अपनी गाड़ी से भिजवाने की व्यवस्था करते हैं। NGO से कंट्रीब्यूशन करवा के बॉडी भिजवाते हैं, सहायता करते हैं। ये बात सही है, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि एकदम से जो तुरंत नहीं होता है उसके पीछे कारण भी है। तो डॉक्टर आपका बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो जनता है, हमारी गरीब जनता है, आपकी तरफ से उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ ये कहना है, डॉक्टरों को डॉक्टरी के अलावा एक मनुष्यता का व्यवहार सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट उसको अपना बिहेवियर में ये लाना जरूरी है, क्योंकि बेचारा जो मरीज है वो परेशानी में आता है, गरीब लोग होते हैं, तो उनसे आप मनुष्यता के साथ, इंसानियत के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आधा तो उसका इलाज इसी में हो जाता है। बाकी तो फिर चीज़ें ऐसा है कि आप डॉक्टर हैं, आपको दवाई देना सब करना है, पर एक कोऑपरेटिव और एक मरीज के साथ इंसानियत का व्यवहार ये सबसे ज़्यादा डिजायर्ड है, जो कि आज की जनरेशन में थोड़ा सा कम देखा जा रहा है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब नई पीढ़ी को इसी चीज़ की ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाए। बाकी इलाज तो करते हैं, लेकिन अगर आप ठीक से मरीज से डील नहीं कर रहे हैं, तो बात नहीं कर रहे हैं, व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो मरीज को आप कुछ भी करोगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इसी चीज़ के लिए हमने कोशिश भी की है और हम कोशिश करते हुए जा रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग टाइम पे ही डॉक्टरों से हाउ टू बिहेव विद द पेशेंट, हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, इसकी इनको विग्रस ट्रेनिंग देना है। ये हम लोग का पर्पज है, उद्देश्य है, जिसको हम लोग अचीव करके ही रहेंगे। तो देखा आपने, हमने आपकी चर्चा, आपकी मुलाकात हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव से कराई। इनकी सोच में, इनके नेचर में और डॉक्टरों की सोच में और डॉक्टर नेचर में कितना फ़र्क है। अगर हमारा मानना है ऐसे ही पूरे हमीदिया के अलग अलग विभाग में ऐसे ही डॉक्टर हो जाएं, तो मेरा मानना है हमीदिया नहीं रहेगा, और फिर से कह रहा हूँ मरीज नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीट पे तो सब बैठ सकते हैं, लेकिन सीट का लुत्फ उठाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके ऊपर बैठना बड़ा आसान है, लेकिन उस पर बैठ के चलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं शासन प्रशासन से भी अपील करूंगा इस बात की, तो थोड़ा हमीदिया में ध्यान दिया जाए और ऐसे डॉक्टरों पे शिकंजा खींचा जाए। और जो मैंने अभी आपके सामने बातें डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करे हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और हमीदिया को हमीदिया के हिसाब से बनाया जाए, क्योंकि ये हमीदिया अमीरों की जड़ नहीं है, ये हमीदिया गरीबों की जड़ है। और जितना गरीब को आगे तक ले आया जाएगा, मेरा मानना है वही गरीब कोई भी हो, आला से आला हो या मामूली आदमी क्यों ना हो, उसी गरीब से वो गरीब आगे तक पहुंचेगा, ताकि उन गरीब की दुआएं लग के ये हमीदिया आगे तक पहुंचेगा। इसलिए इस हमीदिया को देखते हुए इसका किया जाए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको पूरा किया जाए और ऐसे डॉक्टरों पे शिकंजा किया जाए। और जो डॉक्टर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत थर्ड क्लास की छोटी बात करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये नौकरी, ये रुतबा
किसकी वजह से है? उसकी वजह से है जो गरीब आपके पास इलाज करने आ रहा है और आपसे हाथ जोड़ के कह रहा है कि डॉक्टर साहब आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारा काम कर दो। मेरे भाई, डॉक्टर साहब हो या कोई भी हो, मेरी विनती है वो आपके हाथ जोड़ने से पहले आप उनके हाथ जोड़ लो कि अम्मा बाबा तुम्हारा काम होगा। अगली न्यूज के साथ मैं फिर मिलूंगा हमीदिया में एक और डॉक्टर साथ। एमजे खान लाइव होके